हिजबुल्लाह ने लेबनान में एक टैंक को उड़ा दिया है और सैनिकों की एक गैदरिंग पर हमला किया है जिसमें कई कैजुअलिटीज हुई हैं, रिपोर्ट आना बाकी है। तो ये देखिए यहाँ पे जदीद साहब लिखा है, हिब्रू पेपर जो अखबार है मारीफ, उसके हवाले से हिजबुल्लाह पुराने दिनों में लौट आया है जबकि इजराइल 7 अक्टूबर से पहले के दिनों में लौटा है। फिर दूसरे ये है कि क्या ये जरूरी है कि दुनिया को मालूम हो कि ईरान का तेल जो है चाइना पाकिस्तान के रास्ते जा रहा है? वहां ये भी दिखाया जा सकता है, जैसी कि रिपोर्ट्स आ रही हैं गुज़िश्ता एक हफ्ते से। हमारे पास एक बड़ी खबर आई है, हमारे मेहमान भी आ गए, लेकिन मैं पहले खबर बता दूं। यहाँ पे जदीद साहब लिखा है, हिजबुल्लाह ने लेबनान में एक टैंक को उड़ा दिया है और सैनिकों की एक गैदरिंग पर हमला किया है जिसमें कई कैजुअलिटीज हुई हैं, रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर भी देखे गए हैं, यानी कई इजरायली फौजी कल भी उनकी चौकी पे जिस तरह से हिजबुल्लाह ने अटैक किया था, कई फौजियों के मारे जाने की खबर थी। और आज भी वहां पे हिजबुल्लाह ने बिल्कुल अपना पुराना जो अंदाज है वो उन्होंने अपना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से आप देखें तो इजरायली फौजी बड़े पैमाने पे मारे जा रहे हैं, ऐसी खबर है। लेबनान में एक दूसरी घटना में सैनिकों की कैजुअलिटी की खबर है। बहुत सारे हेलीकॉप्टर देखे गए हैं, यानी बहुत सारे हेलीकॉप्टर जब नजर आते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि सैनिकों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता है और इमरजेंसी में ही हेलीकॉप्टर देखे जाते हैं। अच्छा, यही पहचान है कि जब हेलीकॉप्टर चूंकि उड़ते हैं तो वो नजर आते हैं, जब हेलीकॉप्टर उड़ते नजर आते हैं तो लोग ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे कोई बड़ा हादसा हुआ है, या तो जनाजा लेके जाया जा रहा है या तो जख्मी को लेके जाया जा रहा है। तो ये एक पहचान वहां पे होती है, यानी इमरजेंसी एक तरीके से वहां पे देखने को मिलती है। तो ये देखिए यहाँ पे जदीद साहब लिखा है, हिब्रू पेपर जो अखबार है मारीफ, उसके हवाले से हिजबुल्लाह पुराने दिनों में लौट आया है जबकि इजराइल 7 अक्टूबर से पहले के दिनों में लौटा है। ये आप देखिए यहाँ पे कैसे मुआवजा किया जा रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, अब्दुल वाहिद साहब, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कॉलम निगार हैं और मिडिल ईस्ट पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं। तमाम जो नेशनल इंटरनेशनल चैनल है उस पे आप अपने ख्यालात भी पेश करते हैं और एमएमसी न्यूज इंडिया पर भी वो खुसूसी तौर पर शिरकत करते हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और सबसे पहले यही काफी डिटेल में बातें राशिद रिजवी साहब ने की हैं। यहाँ कुछ और आई है, यहाँ पे जदीद साहब लिखा है कि जापानी यहाँ टैंकर पीएलसीसी इडे मित्सु ईरान से अनुमति के बाद 2 मिलियन बैरल तेल लेकर निकला है। तो ये आप देखिए यहाँ पे यूएई अब ओपेक से बाहर निकलेगा, तो मीटिंग वहां पे चल रही है। आज ऑयल प्राइसेस जंप करके $110 प्रति बैरल हो गया है। तो हालात देखिए खराब है और यूरोप में भी हालात ठीक नहीं है। और मैंने आज बताया अब्दुल वाहिद साहब की अमेरिका में किसानों की हालत ठीक नहीं है, वहां पे खाद की किल्लत हो गई है और वहां खेती नहीं कर पा रहे हैं और वहां पे बहुत हंगामा मचा हुआ है। तो हालांकि वहां बहुत ज्यादा देखा जाए तो किसान नहीं है, लेकिन 10% जो किसान है वो भी इस वक्त त्राहिमाम कर रहे हैं। तो बहरहाल अब्दुल वाहिद साहब, क्या अलग से ये जो जीसीसी की मीटिंग हुई है हंगामेदार, या यूएनओ में जिस तरह से ईरान को कामयाबी मिली है, या और चीजें कैसे सबको जरा से हमें अपडेट और ऑब्जर्वेशन। अब्दुल वाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज भाई आपका और तमाम नाजरीन जो लोग देख रहे हैं, और बिलखुसूस राशिद साहब का अस्सलाम वालेकुम। और जो है इस वक्त जो आपने अपडेट की बात पूछी है, तो लेटेस्ट अपडेट तो जो है सबसे बड़ा बम्बारमेंट आज जो है मुत्तहदा अरब इमारात की तरफ से हुआ है। उसने बोला है कि मैं ओपेक से अलहदगी का ऐलान करने जा रहा हूं और बाज़ाबिता तौर पर 1 मई को जो है यूएई अलग हो जाएगा। अब आप देखिए, ओपेक सब लोग जानते हैं। मैं जो नाजरीन हैं, अगर कुछ लोगों के लिए तो एक थोड़ा सा मैं हल्का सा ब्रीफिंग दे रहा हूँ। ओपीईसी बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है ये, तो 1960 में इसकी जब स्थापना हुई थी तो इसके जो फाउंडर मेंबर्स थे वो थे इराक, ईरान, सऊदी अरब और वेनेजुएला। शुरू में ये 4 कंट्रीज थे।
उसके बाद जब इसका दायरा बढ़ा तो उसके अंदर फिर जो है नाइजीरिया शामिल हो गया, अलजायर यानी अल्जीरिया शामिल हो गया, लीबिया शामिल हो गया, और भी बहुत सारे मालिक बढ़ते रहे। उसके बाद फिर जो है रशिया को भी बाद में शामिल किया गया और एक और फोरम वजूद में आया, ओपेक प्लस। इन दोनों से जो है अलहदगी का यूएई ने ऐलान किया है कि हम यकुम मई से बाज़ाबिता तौर पर इन जो है दोनों फोरम से अलग हो जाएंगे। अब आप देखिए ये क्यों है, ये भी बेसिकली जो है ये पूरे का पूरा सिनेरियो जो ये डेवलप हुआ है ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के क्लोजर से रिलेटेड है। दूसरे, जो अमेरिका, इसराइल और ईरान की ये जो वार है वो भी इसका एक अहम पहलू है। सवाल यह है कि ओपेक या इस तरह के यूनियन किस लिए बनते हैं? कोई भी आदमी है, कोई फर्द हो या कोई मुल्क हो, अगर वो कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है स्टेब्लिश करता है तो उसका ये होता है बेसिक मोटो, बेसिक ऑब्जेक्टिव कि ये हमारे जो है इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेगा। अब अगर यूएई के पास तेल है तो वो भी अपना तेल बेचना चाहेगा दुनिया को। कैसा है, ओपेक ने कितना कोटा मुतय्यन किया है, वो सब जो है सारी चीजें होगी उसके अंदर। अब सवाल ये है कि मान लीजिए कि आप मेंबर हैं ओपेक के, ईरान भी मेंबर है, रशिया भी मेंबर है, सऊदी अरब भी मेंबर है। अब उसके अंदर जो है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद है, लेकिन रशिया को तो तेल जा रहा है, ईरान तेल बेच रहा है, चीन वगैरह को भी जा रहा है, ईरान के पास और भी बहुत सारे जराए हैं। भाई मान लीजिए कि 800-900 किलोमीटर का पाकिस्तान से बॉर्डर मिलता है। मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के, लेकिन अगर चाइना ये बोल दे कि हमें जो है ऑयल चाहिए और वो भी जो है लैंड रूट से चाहिए, वो भी पाकिस्तान के आया, तो क्या इस्लामाबाद के पास इतनी कैपेबिलिटी है चाइना को बोले नो? सबसे पहला सवाल ये है। फिर दूसरे ये है कि क्या ये जरूरी है कि दुनिया को मालूम हो कि ईरान का तेल जो है चाइना पाकिस्तान के रास्ते जा रहा है? वहां ये भी दिखाया जा सकता है, जैसी कि रिपोर्ट्स आ रही हैं गुज़िश्ता एक हफ्ते से, कि ऑयल स्मगल हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं, भीड़ है। भाई 800-900 किलोमीटर का बॉर्डर है ईरान पाकिस्तान का, गवादर तक भी रास्ते जाते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि पूरी दुनिया को बताया जाए कि ऐसे तेल जा रहा है। तेल जिसको जहां से जाना होगा चला जाएगा। दूसरा रास्ता ईरान के पास कैस्पियन सी है, जिसको बोलते हैं दुनिया की सबसे बड़ी झील, रशिया वगैरह के उससे। तो अगर ईरान को तेल बेचना होगा तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज का खुद भी पाबंद नहीं है, वो पूरी दुनिया जो है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज की पाबंद है। सऊदी अरब के पास और रूट नहीं है, यूएई के पास रूट नहीं है, कतर के पास रूट नहीं है, कुवैत के पास रूट नहीं है। या तो ये यहाँ से जाएं या फिर कान घुमा के अगर पकड़ना है बाबल बंदर से जाएं, या फिर इसराइल को कोई रास्ता दे उधर से, लेकिन वो लंबा रूट है। उधर जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सोमालिया है, बैठा हुआ है। तो सवाल ये है कि फिर ये क्या होगा? तो ये फ्रस्ट्रेशन था यूएई का कि मुझे ओपेक के मेंबर होने का फायदा क्या है, कि हम जो है जब किसी डिसाइसिव पोजीशन में नहीं है, जब हमारी कोई बात मानी नहीं जा रही है, ना हम तेल बेच पा रहे हैं, ना कुछ हो पा रहा है, और पूरी की पूरी मईशत जो है इस वक्त आप देखिए सबसे ज्यादा मुतासिर किसकी हुई है? यूएई की हुई है। टूरिज्म सेक्टर इस वक्त बहुत सारे लोग, आपको बाकायदे इस पर भी एक स्पेशल प्रोग्राम चलाना चाहिए कि जब से ये अमेरिका, ईरान और इसराइल की जंग शुरू हुई है, 50 लाख से जायद हिंदुस्तानी जो वहां पे मुलाजमत करते थे वापस भारत आए हैं। ये इसराइल की एक आबादी के बराबर है ये हिस्सा। तो आप सोचिए कि ये बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन है कि क्या हो रहा है। और फिर ओपेक से अगर यूएई अलहदा होता है, जो कि एक प्रोमिनेंट मेंबर है, कोई छोटा मोटा वो क्षेत्रफल यानी एरिया वाइज यूएई छोटा हो, लेकिन ओपेक ममालिक के अंदर उसकी अपनी एक हैसियत है। तो अगर वो वहां से अलग होता है यूएई, तो फिर उसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे ऑयल पे, दुनिया पे? फिर ऑयल का प्राइस अभी तो 110 है, अगर ईरान बोलता है कि मैं इसको 200 भी ले जाऊंगा, कैपेबिलिटीज हैं ईरान के पास, ले जाएगा वो 200 तक। तो सवाल वही है कि फिर जो है क्या होगा? क्या दुनिया में कोई लॉ बेस्ड, मतलब दुनिया चलेगी, रूल बेस्ड होगा, वर्ल्ड ऑर्डर नहीं होगा? भाई जब अमेरिका को भी दादागिरी दिखानी है, सवाल यह है कि ईरान ने रिलैक्सेशन मान लीजिए दे दिया, यूएई ले जाए, यहाँ तेल ले जाना है ले जाइए स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से, आगे क्या है? अमेरिका बैठा हुआ है। भाई अमेरिका ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जो है ईरान को ही रोक रहा है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से आप बताइए किसी और को भी अगर कोई फ्री नेविगेशन हो रहा है तो वायोलेशन तो अमेरिका भी कर रहा है, तो उस पर आवाज क्यों नहीं उठती है? जो आज रशिया ने वीटो किया है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर प्रस्ताव को स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पे, क्या है वो? यही तो है मामला कि भाई आप ईरान को तो बोल रहे हैं कि भैया स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खोलो, फिर आपने वहां पे अलग से ब्लॉकेट किस लिए लगाया हुआ है? क्या है ये सब?
तो सवाल वही है कि फिर जो है ये डबल स्टैंडर्ड क्या है ये सब दुनिया के लिए। तो ये जो है बहुत सारी चीजें हैं, तो ये एक तरह का, और आप देखिए कि एक नया जो है स्ट्रक्चर पूरे दुनिया के अंदर डेवलप होने वाला है। और दुनिया के अंदर ऐसा ही होता है, हर 100 साल बाद जंग होती है, खूंरेजी होती है, जो उस वक्त का स्ट्रक्चर होता है वो धराशायी होता है, उसके बाद फिर नया स्ट्रक्चर आता है। तो वही जो है इस वक्त सूरत हाल है। और ये जो है दूसरा क्या है, दूसरा यह है कि 48 घंटे के अंदर आप देखिए, एक तरफ मीडिया के अंदर खबरें चल रही हैं, थर थर कांप रहा है पाकिस्तान, थर थर कांप रहा है ईरान, जो है पहुंचे जो है मास्को की शरण में अब्बास इराकची। अब वो ठीक है पहुंचे होंगे शरण में, उन्होंने बताया होगा हमारे यहाँ के चैनलों को, गोदी मीडिया को, क्योंकि ये जो है खुमैनी साहब भी जो है जिस वक्त जो है बम्बारमेंट हो रहा था तो उन्होंने डायरेक्ट लगाया था फोन गोदी मीडिया को, देखो मैं यहाँ पे हूँ तेहरान में फला गली में घूम रहा हूँ, मेरे साथ ये हुआ है। तो गोदी मीडिया जो है वो तो जो है, तो अब जो है वहां पे, अब आप बताइए कि ये सब चल क्या रहा है पूरे रीजन के अंदर। पूरे रीजन के अंदर चल ये रहा है कि अमेरिका को पाकिस्तान, ईरान, रशिया और बहुत सारे ममालिक मिलकर के, चीन, इन्होंने फंसाया है। और पाकिस्तान जो है वो चूंकि अपनी जो है स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से एक अहमियत है उसकी, अमेरिका को मालूम है कि अमेरिका ने अगर पाकिस्तान का साथ छोड़ा तो पाकिस्तान फुल फ्लेज चाइना के उसमें गोद में जाके बैठ जाएगा। चीन को भी यह है कि अगर चीन ने बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया तो ये अमेरिका के उसमें चला जाएगा। पाकिस्तान इन दोनों सूरत हाल का फायदा उठाता है, तो वो एक न्यूट्रल वेन्यू अभी तक बना हुआ है। अब आप बताइए कि 2 रोज के अंदर 3-3 बार एक मुल्क का जो है वजीर खारजा इस्लामाबाद पहुंच रहा है, भाई क्या है रीजन? उसका मतलब यह है कि उनकी जो रूस से बात हो रही है, जो ओमान की राजधानी मस्कत में जो कुछ बात हुई, तो सारी की सारी चीजें शेयर की जा रही हैं किस तरह से कैसे करना है। और अमेरिका ट्रैप में फंस चुका है। अब चूंकि डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर हैंडल का नाम है क्या, ट्रूथ सोशल, तो जो हमारे यहाँ फिल्मों में बोलते हैं कि जज साहब मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा, राशिद भाई तो लॉयर हैं, तो अब जो है आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने ट्विटर हैंडल पे सच बोलते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बोलते। तो आज उन्होंने एक और सच बोला है, ईरान की लीडरशिप ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। मुझसे प्लीट किया है, प्रार्थना किया है ईरान के मौजूदा यानी पजेश्कियान साहब ने और इराकची साहब ने, हमें बचा लो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए तैयार हैं। अब चूंकि ट्रंप साहब सच ही बोलते हैं, उनके उसका नाम भी सच ही है, तो अब उनके पास कहीं से रिपोर्ट आई होगी। तो अब आप बताइए कि भाई ये चल क्या रहा है। तो ये जो है सूरत हाल है, इनको अभी रियलाइज नहीं हो रहा है कि ये हुआ क्या इनके साथ। तो आप देखते जाइए, अभी तो सिर्फ यूएई फ्रस्ट्रेट हुआ है, ये जितने अमेरिका के एलाइज हैं, ये जो है अभी तक ट्रंप जो है सबको बोलना था, अब जो है ट्रंप की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। सऊदी अरब से अमेरिका का बोरिया बिस्तरा बच चुका है, ऑलमोस्ट 10-20% जो कुछ है वो भी चले जाएंगे बहुत जल्दी। बहुत सारे देश जो अमेरिका के ब्लाइंड फॉलोअर थे, अंधभक्त, उनका भी मोहभंग होना शुरू हो गया है। और ओपेक से यूएई का ये कहना कि मैं विदाई चाहता हूं, अब बहुत हो गया, एनफ इज एनफ, ये उसकी जो है निशानदेही है। तो ये मेरा फर्स्ट राउंड है अभी, इंशाल्लाह मैं तो अभी आपके साथ हूँ, सेकंड राउंड में कुछ और चीजें। जी मुमताज। बिल्कुल, और बहुत ही तमाम चीजों को आपने देखिए, यही हमारे प्रोग्राम की खूबी है कि राशिद साहब ने भी अपनी पूरी तमाम जो बातें थी बिल्कुल नए अंदाज में पेश की, और आपने उसके आगे शुरू किया। और मुझे नहीं लग रहा है कि कोई रिपीटेशन हुआ है। जब आप सुनेंगे तो आपको भी अंदाजा होगा कि कहीं कोई रिपीटेशन नहीं था, ना कोई टकराव था, और कई ऐसी चीजें जो बिल्कुल नई थी। तो यही हमारा मकसद है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका अब्दुल वाहिद साहब कि हमारे प्रोग्राम का जो मकसद है वो कम से कम पूरा हो रहा है कि लोग नॉलेज गेन करें। इसके साथ साथ एक वर्कशॉप टाइप की हम इसको बल्कि कहते हैं कि एक वर्कशॉप है कि जिसमें लोग कलम कागज लेकर के बैठे और नोट करते जाएं। फिर आप देखें कि 1 महीने हमारा प्रोग्राम आप लोग कर लें, उसके बाद आप जो है किसी भी टीवी चैनल में बैठ करके कम से कम मिडिल ईस्ट पे बहुत अच्छी बातें कर सकते हैं। ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। कोई आपको हरा नहीं सकता, लेकिन हाँ, आपको कलम कागज लेके बैठना पड़ेगा। कुछ चीजें देखिए नोट करनी पड़ती हैं, ऐसे नहीं होता है कि आप सुन सुन करके उसमें फिर घालमेल हो जाती। बहरहाल अब यहाँ पे बड़ी अच्छी अपडेट दी है जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने। नेतन्याहू की गवाही इस बार भी 2 घंटे पहले रद्द कर दी गई।
जजों ने पिछला 5 बार की तरह इस बार भी कोई वजाहत नहीं दी। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से जंग को फैलाए पड़े हैं, उधर लेबनान में, उधर गाजा में, आप देखिए ऐसा ताकि बच रहे। लेकिन वो कहते हैं ना कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, ये भी है। तो चलो चलते रहो, देखते हैं। बहरहाल ये वहां के लोग कह रहे होंगे, जजेस कह रहे होंगे, मैं नहीं कह रहा हूं कि क्योंकि अगर वहां के जजेस या वहां की अदलिया चाहती तो डोनाल्ड ट्रंप का काफी प्रेशर था, वहां के प्रेसिडेंट इनको माफीनामा दे देते और ये जो है इनको माफ कर देते, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे जदीद साहब ने लिखा है कि ईरानी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि यूएस मौजूदा नौसैनिक नाकाबंदी के अलावा ईरान में नो फ्लाई जोन लागू करने पर गौर कर रहा है। इसके अलावा यूएई ने भारी पैसा बनाने और यूएस की मंशाओं की पूर्ति हेतु ओपेक की सदस्यता छोड़ दी है, जिससे सऊदी अरब भड़क गया है, क्योंकि यूएई की सदस्यता छोड़ने से अब तेल में कोटा सिस्टम का सामना नहीं करना पड़ेगा और भारी मात्रा में पैसा बन सकता है। चैनल 14 ने लिखा है, यहाँ पे चैनल 14 ने लिखा है, आईडीएफ यहाँ अधिकारी को एक गोपनीय सुरक्षा ब्रीफिंग में बताया गया कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के हिस्सों को बहाल करने में सफल रहा है। इसके अलावा नई खबर में तेल का रेट अब 111.61 जो है डॉलर प्रति बैरल हो गया, यानी इतना ज्यादा इसकी कीमत जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा ये भी आज मैंने ये खबर शुरू में दे दी थी कि मोसाद के पूर्व जो प्रमुख हैं चीफ, उन्होंने कहा है वेस्ट बैंक के दौरे के दौरान कहा कि मेरी माँ होलोकॉस्ट की सर्वाइवर थी, यहाँ मैंने जो कुछ फिलिस्तीनियों के खिलाफ देखा वही वो सब मुझे याद आ रहा है। और ये बहुत बड़ी बात कही है राशिद साहब